तो नैनो मशीन अपने सबसे डेंजरस फेज में पहुंच चुका है और फनी बात यह है कि डेंजर इसलिए नहीं है क्योंकि यो वुन वीक हो गया है। एक्चुअली प्रॉब्लम इसका ऑपोजिट है। यो वुन अब नेचर रेल्म में पहुंच चुका है। फैंग बो जो व्हाइट टाइगर था और आर्क वुई जैसे पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट, सैबर गॉड, इन सब पावरफुल ओपोनेंट्स को यो वुन पहले ही डिफीट कर चुका है। अब जिस लेवल पर योवन खड़ा है उसके सामने पुराने मुरीम ओपोनेंट्स ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट लगते हैं। मतलब बंदा इतना स्ट्रांग हो चुका है कि अगर कोई नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट उसके सामने कॉन्फिडेंस के साथ आए तो उसके कॉन्फिडेंस का फ्यूनरल होना तो पक्का है। वो अब हेवनली डिवन है और उसके नाम से पूरी दुनिया डरती है। तो फिर सवाल ये है, अगर योवन खुद ही इतना पावरफुल हो चुका है तो करंट एरा को नैनो मशीन का सबसे डेंजरस एरा क्यों कहा जाता है? इसका आंसर समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे आना पड़ेगा क्योंकि नैनो मशीन की स्टोरी कभी सिर्फ योवोन के पावरफुल बनने की स्टोरी थी ही नहीं। स्टार्टिंग में हमें लगा था कि एक फ्यूचरिस्टिक मशीन किसी तरह पास्ट में आ गई है और बस प्रोटैगनिस्ट को उसका चीट कोड मिल गया। लेकिन धीरे धीरे पता चला कि नैनो मशीन का कनेक्शन सिर्फ योवोन से नहीं, फ्यूचर से भी है और इसी फ्यूचर से कनेक्शन ने इस पूरी स्टोरी को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। तो जो नैनो मशीन है एक्चुअली फ्यूचर की 7th जनरेशन टेक्नोलॉजी है और इसे योवुन के पास लेकर आने वाला कोई रैंडम साइंटिस्ट नहीं था, वो था चियोन मुसांग, योवुन का फ्यूचर डिसेंडेंट। मुसांग अपने ओरिजिनल फ्यूचर में स्काई कॉर्पोरेशन का डायरेक्टर था और यहाँ पर एक फनी आयरनी है, योवुन के पास फ्यूचर की टेक्नोलॉजी आ गई लेकिन उसने फ्यूचर के अकॉर्डिंग बिहेव करने के बजाय फ्यूचर की ही प्लानिंग खराब कर दी। मुसांग के फ्यूचर में हेवनली डिवाइन कल्ट सरवाइव तो कर चुका है लेकिन सेंचुरीज के बाद उनकी जो ओरिजिनल मार्शल आर्ट स्ट्रेंथ थी काफी डिक्लाइन हो गई है। टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई लेकिन वो पुराने एरा के मार्शल आर्टिस्ट जैसे पावरफुल नहीं रहे और इसी वीकनेस का फायदा उठाया ब्लेड गॉड ने। मुसांग के फ्यूचर में सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई थी कि उसने एक इम्पॉसिबल डिसीजन लिया। उसने टाइम ट्रेवल करके पास में आने का रिस्क लिया और जो यंग योवुन था उसको नैनो मशीन इंजेक्ट की। उसका पर्पस सिंपल था, योवुन को सरवाइव करवाना, उसकी पावर डेवलप करना और इवेंचुअली उस फ्यूचर को चेंज करना जहां डेमोनिक कल्ट डिस्ट्रक्शन के एज पर था। बेसिकली मुसांग सोच रहा था मेरे एंसेस्टर को थोड़ा सा पावर अप दे देंगे और फ्यूचर बच जाएगा, लेकिन योवुन ने प्रोबेबली कहा थोड़ा, बिकॉज जो हुआ वो पावर अप से काफी ज्यादा था। नैनो मशीन ने योवुन को पावरफुल जरूर बनाया लेकिन योवुन खुद भी एक कम्प्लीटली एबनॉर्मल टैलेंट था। मशीन उसकी बॉडी को ऑप्टिमाइज कर रही थी, इंफॉर्मेशन एनालाइज कर सकती थी और मार्शल आर्ट्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर सकती थी, लेकिन योवुन की जो विल थी, उसके इंस्टिंक्ट और उसके एक्चुअल मार्शल आर्ट मास्टरी मशीन नहीं दे सकती थी। वो चीजें योवन ने खुद डेवलप की और उसकी ग्रोथ इवेंचुअली इतनी अपसर्ड हो गई कि इवन मुसांग को समझ आ गया कि उसने जो एक्सपेक्ट किया था वो योवन उससे काफी आगे निकल चुका है। सबसे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल तब देखने को मिला जब मुसांग ने योवन के कॉम्बैट डाटा को एक्सेस करने की कोशिश की, फ्यूचर की टेक्नोलॉजी होने के बावजूद और उसके पास क्योंकि नैनो मशीन का एक्सेस था पहले से, मास्टर एक्सेस। उसने नैनो मशीन को कमांड दी और नैनो मशीन ने उसकी कमांड रिजेक्ट कर दी। इमेजिन करो आप फ्यूचर से आए हो, आपके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, आपको लगता है कि आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो और फिर आपकी ही सिस्टम बोलता है एक्सेस डिनाइड। मुसांग के लिए ये प्रोबेबली सबसे ऑकवर्ड फैमिली रियूनियन था क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी को फ्यूचर के सुपीरियर टेक्नोलॉजी समझता था, उसी टेक्नोलॉजी का यूजर अब उसकी एक्सपेक्टेशन के बाहर इवॉल्व हो चुका है। और यही पॉइंट इम्पोर्टेंट है, योवुन सिर्फ नैनो मशीन की वजह से स्ट्रांग नहीं है, उसने नैनो मशीन को यूज करके अपने लिमिट्स को पुश किया है। लेकिन असली प्रॉब्लम अब शुरू होती है क्योंकि मुसांग ने सिर्फ योवुन की लाइफ चेंज नहीं की, उसने हिस्ट्री चेंज कर दी। ओरिजिनल फ्यूचर में कल्ट ग्रेजुअली टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट होता है और ब्लेड गॉड के थ्रेट के सामने वीक पड़ जाता है, लेकिन योवुन की टाइमलाइन सिचुएशन कंप्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन में चली गई है। योवुन ने कल्ट को एक इनक्रेडिबल लेवल की मार्शल स्ट्रेंथ तक पहुंचा दिया और इसका मतलब है कि जो फ्यूचर में मुसांग जानता था वो फ्यूचर अब गारंटेड नहीं रहा। फ्यूचर के लोग ऑब्वियसली चिल नहीं रहने वाले अब इस सब के बाद। अब फ्यूचर जब चेंज होने वाला है तो इसी वजह से करंट स्टोरी लाइन में सबसे इंटरेस्टिंग थ्रेट मुरीम का नहीं, कोई नॉर्मल एनिमे नहीं है मुरीम का। अब योवुन के सामने फ्यूचर से आए लोग हैं जिन्हें टाइम पेट्रोल कहते हैं या फिर टाइम पुलिस बोल लो। इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो योवुन के एरा में एग्जिस्ट ही नहीं करती। स्ट्रेल्थ सिस्टम, फ्यूचरिस्टिक इक्विपमेंट्स और टाइम ट्रेवल रिलेटेड टेक्नोलॉजी। नॉर्मली सोचो तो ऐसे अपोनेंट्स के सामने एक एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट का कोई चांस नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, योवुन अब नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट रहा ही नहीं,
बंदा बेसिकली वो स्टूडेंट है जो एग्जाम के लिए एक दिन पहले पढ़ाई करता है और अगले दिन जाके टीचर का ही एग्जाम ले लेता है। रिसेंट इवेंट्स में हमने इसका एग्जाम्पल भी देख लिया। टाइम पेट्रोल अपने टेक्नोलॉजी का यूज करके योवन को हाइड करके अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन योवन उनके प्रेजेंस को डिटेक्ट कर लेता है और नैनो मशीन उनकी टेक्नोलॉजी को एनालाइज करना शुरू कर देती है। सो सिचुएशन थोड़ी सी एम्बैरेसिंग है। फ्यूचर के लोग पास्ट में आए थे क्योंकि उनके पास सुपीरियर टेक्नोलॉजी थी, लेकिन अब पास्ट का एक मार्शल आर्टिस्ट फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को स्टडी कर रहा है। वाओ। और इसी वजह से मुझे लगता है कि जो करंट एरा है वो बहुत ही डेंजरस चल रहा है। यहाँ सिर्फ पावर लेवल्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, यहाँ दो कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड्स कोलाइड हो रहे हैं। एक तरफ योवुन नेचर रेल्म का हेवनली डीमन जिसने अपने एरा का ऑलमोस्ट हर मेजर अपोनेंट को सरपास कर दिया, और दूसरी तरफ फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशंस है जिनके पास टेक्नोलॉजी, टाइम ट्रेवल और हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस करने वाली कैपेबिलिटीज है। पहले युवुन को मुरिम के रूल्स के अंदर फाइट करना पड़ता था, अब इसके एनिमीज के रूल्स ही अलग है। कल तक प्रॉब्लम थी कौन सा सेक्टर अटैक करेगा, आज प्रॉब्लम है कौन सी सेंचुरी अटैक करेगी। और हॉनेस्टली ये थोड़ा सा अनफेयर तो है, लेकिन कोई ना। और सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि मूसांग एक्चुअली क्या क्रिएट करके गया था। उसका इंटेंशन था फ्यूचर को सेव करना। उसने युवुन को नैनो मशीन दी ताकि हिस्ट्री चेंज हो, लेकिन युवुन ने हिस्ट्री को सिर्फ चेंज नहीं किया, उसने उसको कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन में चला दी। मूसांग एक पावरफुल एंसेस्टर को बचाने के लिए पास्ट में आया था, लेकिन अब वही एंसेस्टर फ्यूचर के लिए अनप्रिडिक्टेबल वेरिएबल बन चुका है। इसी पॉइंट पर नैनो मशीन की स्टोरी एक सिंपल पावर फैंटेसी से कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग बन जाती है, क्योंकि अब क्वेश्चन ये नहीं है कि योवुन कितना स्ट्रांग है, वो तो हम देख ही रहे हैं। क्वेश्चन ये है योवुन के एक्शन का फ्यूचर पर कितना इफेक्ट होने वाला है। अगर एक फ्यूचर सिविलाइजेशन को अपने पास के एक इंसान को डील करने के लिए टाइम ट्रेवल करना पड़ रहा है, तो भाई पास में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम योवुन है। और अब स्टोरी एंड गेम के बिल्कुल पास है। योवुन नेचर रेल्म का एक मार्शल आर्टिस्ट है, उसने अपने एरा के स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट्स को डिफीट कर दिया है। हेवनली डीमन के नाम से पूरी मुरीम उससे डरती है, लेकिन उसके सामने अब जो चैलेंज है वो किसी नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट का चैलेंज नहीं है, वो ये फ्यूचर का चैलेंज है, टाइम का चैलेंज है, और शायद सबसे इम्पोर्टेंट उस फ्यूचर का चैलेंज है जो खुद योवुन की वजह से एग्जिस्ट कर रहा है। अब थ्योरी यहाँ इंटरेस्टिंग हो सकती है, और ये कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर योवुन टाइम पेट्रोल की टेक्नोलॉजी को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करता है, तो हो सकता है इसका इफेक्ट सिर्फ उन लोगों तक लिमिटेड ना रहे। टाइम ट्रेवल और टाइम लाइन के साथ इंटरफेरेंस के कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। हो सकता है कि मूसांग जिस फ्यूचर को बचाने के लिए पास में आया था, वो फ्यूचर ऑलरेडी इतना चेंज हो चुका है कि ओरिजिनल फ्यूचर का कोई मीनिंग ही नहीं बचा, एक अल्टरनेट टाइमलाइन बन चुकी है। और अगर ऐसा है तो एक स्ट्रेंज पॉसिबिलिटी सामने आती है, शायद नैनो मशीन फ्यूचर को चेंज करने के लिए पास्ट में नहीं आई थी। शायद नैनो मशीन ने एक ऐसे इंसान को पावर दी जो फ्यूचर के अकॉर्डिंग चलने वाला था ही नहीं, बल्कि फ्यूचर को ही अपने अकॉर्डिंग चलाने वाला था। और इसीलिए करंट एरा इतना डेंजरस है, क्योंकि पहले फ्यूचर योवुन की लाइफ को कंट्रोल कर रहा था, अब सिचुएशन उलट चुकी है। अब योवुन फ्यूचर को चेंज करने की पोजीशन में आ चुका है। और अगर नैनो मशीन का एंड गेम इसी डायरेक्शन में जाता रहा, तो सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होगा योवुन का नेक्स्ट अपोनेंट कौन है, सवाल ये होगा योवुन के बाद जो फ्यूचर आएगा वो एक्चुअली कैसा होगा।